ऑलराइट, तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमः बुद्धाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो 27 में 2025 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक रिपोर्ट इशू होती है, जहां पर ये बताया जाता है कि इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत देश यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जापान को पीछे छोड़ते हुए। अब जैसे ये न्यूज़ सामने आई, हर किसी को पता चली, पूरे देश में खुशी का माहौल था, हर कोई खुश था। जितने भी देशभक्त थे वो तो खुश थे ही, जितने मोदी भक्त थे वो तो हद से ज़्यादा खुश थे। और ओवरऑल हर एक हिंदुस्तानी का सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया था, गर्व से ऊंचा हो गया था। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पर हमने पिछले बीते हुए इन कुछ महीनों में कई सारी चीज़ें देखी है। ईरान के लोगों ने आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत देखी, अमेरिकन्स ने अपने प्रेसिडेंट का पागलपन देखा, लेबनान ने इसराइलियों का जेनोसाइड देखा, दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी शेयर मार्केट्स को गिरते हुए देखा, गल्फ़ कंट्रीज़ के लोगों ने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद होते हुए देखा। उसी स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज़ के बंद होने की वजह से हम इंडियंस ने एलपीजी क्राइसिस देखा। लेकिन अभी जो चीज़ हम लोगों ने देखी है उसने मानो जैसे हर इंडियन का सर शर्म से नीचा कर दिया है, क्योंकि इंडिया जहाँ पे पहली चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी था, अब वो चौथे नंबर से नीचे गिर के पाँचवीं और छठी रैंक पर आ गया है और छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और जापान और यूके वापस से ऊपर जा चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। कैसे ये जो जीडीपी है, करेंसी है, ये इसकी वैल्यू ऊपर जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाती है, और कैसे जापान, जर्मनी, यूएसए और ये बाकी सारी कंट्रीज़ हमसे ऊपर चली गई और कैसे हम नीचे हैं, और कैसे इन सारी चीज़ों का असर हम ओवरऑल इंडियंस और एक मामूली इंसान की लाइफ पे पड़ेगा, एक मामूली इंसान की जेब पे पड़ेगा। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इन सारी चीज़ों का सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस रीजंस तो है हमारी करेंसी यानी हमारे रुपीस का लगातार नीचे गिरते जाना। हमारी करेंसी यूएस डॉलर्स के मुकाबले हर साल नीचे जाती जा रही है, और लगता है कि आने वाले कुछ सालों में $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ तक पहुंच जाएगी। और फिर भी हमारे प्यारे अंधभक्त आकर बोलेंगे कि हाँ, अच्छी बात है ना, अब हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। लेकिन इन सारी चीज़ों से हट के आज के टाइम पे यूएस डॉलर्स का मालिक अमेरिका, जो बड़े फ़क्र से कहता है, जो बड़े गर्व से कहता है कि अगर हम चीख भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाए, इफ़ अमेरिका स्नीजेस द होल वर्ल्ड गेट्स कोल्ड। और उसी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो ओपनली इंटरनेट पे आकर इंडिया को डेड इकोनॉमी बताते हैं, क्या ये बात सच में सही है? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि हम दुनिया की 37% से भी ज़्यादा जीडीपी होल्ड किया करते थे, और ये वो टाइम था जब इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी जिन्हें जिन्हें कहा जाता है, उसका राज था। और उस टाइम पर भारत एक सोने की चिड़िया नहीं, एक सोने की चील हुआ करता था, जो अगर अपने पंख फैलाए तो बड़े बड़े साम्राज्यों की जीडीपी गिर जाती थी। एक टाइम पर हमारी पोजीशन वो थी। लेकिन आज के टाइम पे हमारी पोजीशन ये हो चुकी है कि कोई भी बाहर का गोरा आकर हमारे देश में आकर, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आकर ओपनली हमें कहता है कि हम इंडिया को इस कंट्री का कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे, चाइना की तरह हमसे कम्पीट करने नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। तो चलिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इतिहास में इंडिया कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना। अब देखिए, इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर हमने हमारे देश की कई सारी बंदरगाहों पर बड़े बड़े पोर्ट्स डेवलप कर लिए थे, जहाँ से दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आया करते थे और हमसे तरह तरह की चीज़ें खरीदते थे और उसके बदले हमें चांदी दिया करते थे। अब यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन का राज खत्म होता है और उसके बाद मौर्यन एम्पायर यानी कि इंडिया के सबसे पहले एम्पायर के राज की शुरुआत होती है, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य पूरे अखंड भारत के राजा बनते हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर विष्णुगुप्त चाणक्य ये फैसला करते हैं कि पूरे के पूरे देश की सिर्फ एक ही अर्थव्यवस्था होगी, और यहीं से उन्होंने करेंसी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। और मौर्यन पीरियड में ही कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट भी आया, ताकि बाहर से जो ट्रेडर्स आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, उनसे भी सरकार पैसा बना सके।
और यहीं से करेंसी का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में पहली बार लागू हुआ, जिससे पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी जो थी वो एक ऑर्गेनाइज वे में रन करने लगी। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन इंडिया एक इतना ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका था कि मौर्यन के बाद जो गुप्ता एम्पायर थे उन्होंने चांदी के सिक्के हटाकर सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिए। और ये पोजीशन हम लोगों ने सिर्फ कुछ सालों तक नहीं बल्कि वर्षों तक कायम रखी, हज़ारों सालों तक कायम रखी। न जाने कितने बड़े बड़े एम्पायर्स आए, उसके बाद चोला एम्पायर का राज आया, उसके बाद खिलजी एम्पायर का राज आया, उसके बाद लोधी सल्तनत आई, उसके बाद मुग़ल एम्पायर तक आया। और मुग़लों के टाइम पर भी हम इंडियंस पूरे के पूरे विश्व की 25% जीडीपी होल्ड किया करते थे। लेकिन ये सब होता कैसे था, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया अपनी इतनी बड़ी सुपर पावर की पोजीशन पर पहुंचा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के हर एक कोने कोने में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बनती थी। ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, इंडिया की हर एक जगह पर, हर एक स्टेट में, हर एक रीजन में कुछ ना कुछ ज़रूर मैन्युफैक्चर होता था। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें, वहाँ पर सिल्क बनते थे, वो सिल्क आगे जाकर गुजरात में उसकी साड़ियाँ बनती थी, जम्मू एंड कश्मीर में उसके शॉल बनते थे, और बिहार में उसके कारपेट बनते थे। इसी तरीके से जो गंगा प्लेन रीजन था वो राइस उगाने के लिए फेमस था। जो पंजाब के रीजन्स थे वहाँ पर वीट की खेती बहुत ज़्यादा फेमस थी। जो राजस्थान था वो प्रीशियस मेटल के बर्तन बनाने के लिए फेमस थे। जो डेक्कन रीजन थे वो शुगर केन की खेती के लिए फेमस थे। और जो मालाबार रीजन्स थे वो स्पाइसेस के लिए फेमस थे। और उन्हीं स्पाइसेस में से जो ब्लैक पेपर था उसकी यूरोप में इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि यूरोप में उसे एक टाइम पर काला सोना बोला जाता था। और इसी काले सोने की चमक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ले आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना साल 1600 में की गई थी, कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स ने इसकी शुरुआत की थी। इट वॉज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स। और शुरुआत में इसके 125 शेयर होल्डर्स ही थे, जिन्होंने 70,000 पाउंड्स रेस किए थे एज कैपिटल। अब इस कंपनी को बनाने के पीछे का मकसद तो था ही मसालों की ट्रेडिंग करना, लेकिन आगे जाकर उन ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से मुगल्स, मराठास, मैसूर एम्पायर, सिख एम्पायर, बर्मा एम्पायर को हराकर कैसे एक सिस्टमैटिक वे में पूरे के पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया, इसका इतिहास हम सब जानते हैं। लेकिन आगे जाकर उन्हीं ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से रुपीज़ को इंट्रोड्यूस करके हमें पूरे तरीके से तबाह कर दिया, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम इंडियंस से जितना भी सोना, चांदी, हीरे मोती लूटा जा सकता था वो तो लूटा ही, लेकिन बाहर के जो ट्रेडर्स आ रहे थे उनसे जो सोना चांदी हमें आ रहा था वो सोना चांदी भी ब्रिटेन की तिजोरी में जाए। इसीलिए उन्होंने रुपी इंट्रोड्यूस किया, ताकि जितने भी ट्रेडर्स इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए आए उन्हें सबसे पहले रुपीज़ देना पड़े, और उस रुपीज़ के बदले वो जितना भी सोना चांदी जो इंडिया के पास आना चाहिए था वो कहाँ जाता था, ब्रिटेन की तिजोरी में। और इसी तरीके से उन्होंने एक सिस्टमैटिक वे में रुपी को इंट्रोड्यूस करके हमारे पास जो सोना चांदी आ रहा था वो तो लूटा ही लूटा, साथ ही साथ जो रुपीज़ थे उन्हें सिल्वर से बैक करके उसकी करेंसी वैल्यू को लो ही सेट करके रख दिया। और आने वाले कई सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे पैसों पर खूब मौज करी। और इसी तरीके से जो ब्रिटेन के ब्रिटिश पाउंड्स थे वो पूरे वर्ल्ड की एक ग्लोबल करेंसी बन गया। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने ब्रिटिशर्स को ये सबक सिखा दिया कि कर्मा ऑलवेज हिट्स बैक। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की, जहाँ पर ब्रिटिशर्स को हैवी लॉसेस फेस करने पड़ गए। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जहाँ पर बाकी के सारे देश आपस में जंग लड़ने में बिजी थे, वहीं पर एक शातिर खिलाड़ी यानी कि अमेरिका इस पूरी जंग से पैसा बना रहा था, जो वो लोग आज भी करते हैं, हथियार बेचने से। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमेरिका ने जितने भी देश थे, फिर चाहे वो एलाइड पावर्स की तरफ से हो या फिर सेंट्रल पावर्स की तरफ से हो, उन्हें 8 बिलियन से भी ज़्यादा का लोन दिया। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जहाँ पर हिटलर लगातार यूरोप के सारे देशों पर हमला किए जा रहा था, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, नेदरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, यूएसएसआर, ब्रिटेन, उस टाइम पर भी अमेरिका ने इन सारे देशों को भर भर के हथियार, एक्सप्लोजिव्स, वॉर टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और भी कई सारे अलग अलग हथियार बेच के खूब पैसे कमाए। और आगे जाकर जब वॉर ख़त्म हुई, एक्सेस पावर्स हार गई, जापान को सरेंडर करना पड़ गया आफ्टर द हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद।
और उसके बाद इटली ने भी सरेंडर कर दिया, हिटलर ने भी अपने आप को गोली मारकर ये सारी वॉर ख़त्म कर दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस वॉर के बाद जितने भी देश थे, फिर चाहे वो एलाइड पावर्स की तरफ से या फिर एक्सेस पावर की तरफ से, उनकी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ गई थी। इकोनॉमी कमज़ोर पड़ने का मतलब है उनकी करेंसी भी कमज़ोर पड़ गई थी। और यहीं से अमेरिका ने अपॉर्चुनिटी ली और उन्होंने उनके पास जितना भी सोना जमा हुआ था, इन सारे देशों को हथियार बेच कर उस सोने की वैल्यू को अपने डॉलर से लिंक कर दिया। एंड दैट्स द रीज़न आज के टाइम पर ये जितने भी देश हैं, ये सभी लोग अपने डॉलर रिजर्व्स को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कहने को अगर ये पूरी दुनिया एक बड़ा सा देश है तो डॉलर उस देश की एक करेंसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर हमेशा से ही बड़ा है। इट्स नॉट लाइक कि डॉलर इज़ द बॉस ऑफ एवरी करेंसी, क्योंकि डॉलर से भी बड़ी कुछ करेंसीज है जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि हमारे देश की करेंसी भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है तो वो ही हमेशा ऊपर रहेगा। हमारे देश की करेंसी भी ऊपर जा सकती है। कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट यानी फॉरेक्स बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ डिमांड, सप्लाई और लेन देन का सारा खेल है। अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके आपको समझाऊं तो क्या आप जानते हैं कि एक कुवैती दिनार $3 के बराबर है, यानी कि जो US डॉलर्स है वो कुवैती दिनार के कंपैरिजन में छोटा है। वो इसीलिए क्योंकि कुवैत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है, यानी कि दुनिया को कुवैत की ज़रूरत है, कुवैत को दुनिया की ज़रूरत नहीं है। कुवैत से लोग खरीदते हैं, कुवैत दुनिया से नहीं खरीदता। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि जितने भी ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो जब कुवैत से तेल खरीदने के लिए आएंगे तो वो अपने देश की करेंसी कुवैत के रिजर्व बैंक में देंगे, जिसके बदले उन्हें कुवैती दिनार मिलेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ हुई, फर्स्ट उस देश की करेंसी बिकी यानी कि उसकी वैल्यू कम हुई, सेकेंडली कुवैती दिनार को ख़रीदा गया तो उसकी वैल्यू बढ़ी। और सिंपल इकोनॉमिक्स में हम सब जानते हैं, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसकी डिमांड कम उसकी वैल्यू भी कम। तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो खेल है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है। जो देश बाहर के देशों से ज़्यादा इंपोर्ट करने के बजाय ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, उसकी करेंसी बढ़ेगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज चाइना इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना बैठा है आज की दुनिया का, उनकी करेंसी की जो वैल्यू है वो भी US डॉलर्स के आसपास ही है। हालांकि उससे ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगभग उसके आसपास ही है। लेकिन हमारा डॉलर वो तो आज़ादी के बाद, लेकिन हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो तो आज़ादी के बाद से ही नीचे ही जाया जा रहा है, नीचे ही जाया जा रहा है। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि देखिए, जब भी कोई देश दूसरे देशों में इम्पोर्ट लेकर आता है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे इंडियन रुपीज़ को उनके रिज़र्व बैंक में दे देते हैं, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है और हमारी करेंसी की वैल्यू लो हो जाती है। तो अगर इसका उल्टा होगा, बाहर के लोग हमसे खरीदने आएंगे तो वो अपनी करेंसी हमारे रिज़र्व बैंक में लेंगे, जिससे उनकी करेंसी की वैल्यू नीचे जाएगी और हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा देश बाकी देशों को बेचने से ज़्यादा उनसे ख़रीदता है। यानी कि हमें दुनिया की ज़रूरत है, दुनिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। दुनिया को बेचने से ज़्यादा हम दुनिया से ख़रीद रहे हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नीचे जाती जा रही है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे देश की करेंसी की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा नीचे जाती जा रही है। और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही एक मेन कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हो, जिसकी वजह से एक कंट्री की करेंसी वैल्यू डिसाइड होती है। और देखिए, ये सारी चीज़ें ना एक नॉर्मल पर्सन को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हो जाए इस देश में एक नॉर्मल पर्सन की जेब पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो सो कॉल्ड पावरफुल, अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये लोग आपस में कुछ भी कर ले, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों को ही झेलने पड़े। अगर मैं हमारे इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो आज़ादी के बाद से ही हमारे इंडियन रुपीज़ में मानो जैसे एक ग्रहण सा ही लग चुका है, क्योंकि आज़ादी के बाद से हमारी करेंसी की वैल्यू नीचे ही गिरती गई है, सिर्फ़ और सिर्फ नीचे गिरती गई है। आज़ादी के टाइम पर $1 = 1 रुपीज़ था, लेकिन आज के टाइम पर $1 = 100 रुपीज़ तक आने पर पहुंच गया है। क्योंकि देखिए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी खुद की अलग करेंसी बना ली, वहाँ से तो हमारा इन्फ्लुएंस छूटा ही। उसके बाद पाकिस्तान के साथ फर्स्ट कश्मीरी वॉर हुई। उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन में तो कई सारे लोग मारे गए, लेकिन 1960s में इंडो पाक वॉर प्लस इंडो चाइना वॉर, जिसमें हम बहुत बुरे तरीके से हारे चाइना से,
इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से कि आज भी अक्साई चीन चाइना के कब्ज़े में है। उसके बाद 1971 इंडो पाक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसके बाद 1973 के ही ऑयल क्राइसिस, उसके बाद 1991 में तो हम ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले थे। उसके बाद 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 का तिब्बत टैंट्रम क्राइसिस, उसके बाद 2020 का कोरोना वायरस कोविड पैंडमिक जिसमें पूरे के पूरे देश को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर, और अभी फ़िलहाल की चल रही ईरान अमेरिकन इजराइल वॉर, जहाँ पर हम सभी लोग इस चीज़ का नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि हमारा इस वॉर से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी हम एलपीजी क्राइसिस देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, शेयर मार्केट बुरे तरीके से क्रैश कर रहे हैं, आए दिन लोगों का पैसा जा रहा है, जितनी भी छोटी मोटी कंपनीज हैं उन्हें अपना धंधा बंद करना पड़ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज स्पेशली जो ऑयल के सेक्टर में काम करती है, एविएशन के सेक्टर में काम करती है, उन्हें तक नुकसान हो रहा है, उन पर तक इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को एक बार को साइड में भी रख दिया जाए तो मेरी राय में सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान इकोनॉमी के मामले में इंडिया का तब हुआ था जब हमारे रुपीस का इन्फ्लुएंस गल्फ़ कंट्रीज़ से छूट गया था। और आयरनी की बात तो ये है कि ये हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान था कि अगर ये ना होता तो शायद आज हम अमेरिका को तक पीछे छोड़ सकते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा सैड चीज़ ये है कि ज़्यादातर इंडियंस को इसके बारे में पता ही नहीं है कि गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पर आज रियाल, दिरहम, दिनार जैसी करेंसीज चल रही हैं, जो डॉलर से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, जो कुवैती दिनार जो मैंने आपको अभी बताया कि डॉलर से भी ज़्यादा बढ़ा है, एक टाइम पर वहाँ पर हमारे इंडियन रुपीस चला करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को कॉलोनाइज़ किया था तब गल्फ़ की भी कई सारे रीजन्स को उन्होंने कॉलोनाइज़ किया था, और गल्फ़ और इंडिया दोनों में ही इंडियन रुपीस ही चला करते थे। और आज़ादी के बाद से भी इस चीज़ को कंटिन्यू किया गया, और ये चीज़ इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए हज पर जाने के लिए एक स्पेशल हज नोट इशू किया था आरबीआई ने। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, लगातार चल रही हमारे देशों के साथ वॉर की वजह से, अलग अलग क्राइसिस की वजह से, हमारे नेताओं की लापरवाहियों की वजह से, वीक सिस्टम की वजह से, ख़राब पॉलिसीज़ की वजह से, और कहीं ना कहीं जनता की भी लापरवाही की वजह से हमारी करेंसी इतना ज़्यादा नीचे गिर गई, हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि इस डर में आकर कि हमारे देश की करेंसी भी नीचे ना चली जाए, हमारे देश की इकोनॉमी का भी नुकसान ना हो जाए, उन अरब के सारे राजाओं ने डॉलर को अपना लिया, रुपीस को ठुकरा दिया और अपनी खुद की अलग करेंसीज तक बना ली। अब इस चीज़ का जो एहसास है वो इंडियंस को उस टाइम पे नहीं हुआ। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमारे देश में तो रुपीस का इन्फ्लुएंस है ही, लेकिन हमने रिग्रेट तब किया जब पहली बार बहरीन में तेल की खोज हुई, उसके बाद कतर में तेल की खोज हुई, उसके बाद सऊदी अरब में भी तेल की खोज हुई, और गल्फ़ एक बंजर रेगिस्तान से धीरे धीरे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक बन गया। और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका, रशिया, चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ भर भर के वहाँ के इन्वेस्टर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में पैसा डालने लगे और वहाँ की राजाओं की जेबें भरने लगी। लेकिन उनके पास तब तक अपनी खुद की इंडिपेंडेंट करेंसीज आ चुकी थी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर उस टाइम पर रुपीस का इन्फ्लुएंस वहाँ पर वैसा का वैसा ही बना रहता तो आज गल्फ़ जितना अमीर है ना, शायद हमारा देश भी उतना ही ज़्यादा अमीर होता। लेकिन ये हमारे नेताओं की गलती थी। उस टाइम पर हमारे नेताओं ने पता नहीं ऐसी क्या गलतियाँ कर दी थी, ऐसी क्या गलत पॉलिसीज़ उन्होंने इशू कर दी थी कि इन अरब के राजाओं को अपनी खुद की करेंसीज लाने पर मजबूर होना पड़ा। एंड दैट्स द रीज़न आज के टाइम पर गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना, स्पेशली दुबई और सऊदी अरब जैसी जगहों पर जाना, हम सभी हिंदुस्तानियों में से कई सारे हिंदुस्तानियों का सपना है। कई सारे जितने भी स्पेशली बच्चे जो स्टडी करते हैं, उनके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले, दुबई शिफ्ट हो जा, सऊदी अरब शिफ्ट हो जा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि उस सऊदी अरब में, उस दुबई में, उस कतर में, उस कुवैत में, उस सारे गल्फ़ रीजन में एक टाइम पर हमारा ही सिक्का बोला करता था और उनकी सौदेबाजी भी हम इंडियन रुपीज़ में ही हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम पर क्या हाल है ये तो हम सभी जानते हैं। गल्फ़ में हमारी डोमिनेंस तो मानो जैसे आज के टाइम पे भी बरकरार है। गल्फ़ के राजाओं के साथ हमारी अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन हमारे इंडियन रुपीस की औकात पूरे तरीके से डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है और हमारे इंडियन रुपीस मानो इसे पूरे तरीके से यूएसडी के स्लेव बन चुके हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो देश है, ये जो छठी इकोनॉमी छठी पोस्ट पर आ चुका है, उसकी वजह से किस तरीके से हम आम नागरिकों की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और ये जो इतना पैसा आता है, क्योंकि हमारा टैक्स सिस्टम तो पैसे चूस कर निकालता है,
हर एक आम सिविलियन में से कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई छोटा इंसान हो, टैक्स सबके लिए बराबर ही है। जिसे ज़्यादा पे करना चाहिए वो भी बराबर पे करता है, लेकिन जिसके पास पे करने को पैसा ही नहीं है उसे भी जैसे तैसे पे करना ही पड़ता है। और इस वजह से तो हम भले ही दुनिया की चौथी, पाँचवीं, छठी, जितनी भी बड़ी इकनॉमी आप कह दो, लेकिन आज के टाइम पर हमारे देश में गरीबी कितनी है ये भी हम जानते हैं, बेरोज़गारी कितनी है ये भी हम जानते हैं, हमारी मेहनत के पैसे करप्शन में कितने लोगों की जेबों में कहाँ से जाते हैं ये भी हम पूरे तरीके से जानते हैं। इस वजह से आए दिन लाखों लोग इंडिया को छोड़कर चले जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। फिर हमारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए इन सारी बातों से हट के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल सिविलियन की लाइफ पे इफ़ेक्ट डालेंगी। अब देखिए, आधे से ज़्यादा पैसा तो हमारे यहाँ पर ये नेता लोग अपने इलेक्शंस में ही झोंक देते हैं। और मैं यहाँ पर इनकी रैलीज़ की, इनके पार्टी के खर्चों की, इनके सो कॉल्ड बड़े बड़े बैनर जहाँ पे ये बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीबीज़ की। ये जो फ्री की रेवड़ी देते हैं ना जनता को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए और इनके कीमती वोट्स अपने पास लाने के लिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पर ये लोग कभी कभी तो ग्राइंडर देंगे, कभी टीवी देंगे, कभी फ्रिज देंगे, कभी कुछ पैसे देंगे, जो भी है। लेकिन आप जानते हैं ये जो फ्रीबीज़ हैं, ये जो मुफ्त की रेवड़ी देते हैं जनता को बहलाने के लिए, इसमें कितना पैसा खर्च होता है हर साल। अब यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये कुछ हज़ारों में नहीं है, ये लाखों में है, लाख करोड़ों में। 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ नहीं, बल्कि 8 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की फ्रीबीज़, ये मुफ्त की रेवड़ी दी जाती है इन पॉलिटिशियंस के द्वारा सरकार को, वो भी हर साल। कुल मिला के नहीं, हर साल ये चीज़ होती है। और फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा देश इतनी बड़ी इकनॉमी बन गया, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर गरीबी क्यों है? क्योंकि भाई गलती कहीं ना कहीं इस जनता की भी है। तो देखिए, इंडिया की छठी सबसे बड़ी इकनॉमी, यानी इकनॉमी की इस रेस में पीछे आने की वजह से सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस चीज़ तो ये है कि महंगाई बढ़ेगी, रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा सबसे बड़ा लॉस है जॉब का, क्योंकि वैसे ही हमारे देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, अब बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी। और जितने भी लोगों के पास रोज़गार है उनकी सैलरीज़ नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि करेंसी की वैल्यू साल ब साल नीचे जाती जा रही है। और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कम होंगी। और साथ ही साथ हमारी जो करेंसी है उसके नीचे जाने की वजह से जितनी भी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसके ऊपर तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो गारंटी है। साथ ही साथ जो बड़े लेवल की चीज़ें हैं, जो महंगी चीज़ें हैं, वो तो और महंगी होंगी। और महंगाई तो हमारे देश में साल ब साल बढ़ती ही गई है। मज़े तो सिर्फ इन नेताओं के हैं भाई। लेकिन एक चीज़ ये है कि कहने को तो हमारा देश एक बहुत बड़ी जीडीपी बन चुका है, लेकिन फिर भी ये गरीबी क्यों है? तो देखिए, इसके पीछे भी कुछ रीज़न्स हैं, मैं इसको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला तो रीज़न है अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इस देश में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। दूसरा रीज़न है जॉबलेस ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों के पास जॉब भी नहीं है। और जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो इतना बड़ा स्कैंडल है, वो हमें पढ़ना तो सिखा देता है लेकिन स्किल जो चीज़ है वो सिखाता ही नहीं है। कंपनीज खुद कहती हैं कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, हमें स्किल्ड लोग चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरफा नहीं है, दो तरफा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कहते हैं कि जॉब्स है और यूथ कहता है कि जॉब्स नहीं है। असलियत तो ये है कि हमारे पास स्किलफुल यूथ ही नहीं है, और उसे स्किलफुल बनाने का काम जो एजुकेशन सिस्टम का है, जो सो कॉल्ड ग्रेट एजुकेशन सिस्टम का है, वो एजुकेशन सिस्टम अपना काम कर ही नहीं रहा। और तीसरा रीज़न है कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि साल बाय साल महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, जिस वजह से जो गरीब लोग हैं, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए वो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया है। और जो स्किल है ना, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई जिन लोगों के पास स्किल है लेकिन फिर भी उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, दे चूज़ टू लीव इंडिया। इसी वजह से लाखों लोग इंडिया से आए दिन माइग्रेट कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज, स्पेशली अमेरिका, रशिया, कनाडा जैसे देशों की, और स्पेशली दुबई जैसे देशों की सिटीज़नशिप ले रहे हैं। ऑलराइट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा उद्देश्य, मेरा मकसद सिर्फ एक ही था कि एज एन इंडियन, एज अ नॉर्मल सिटीज़न, एक आम आदमी के तौर पर आपको ये इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की करेंसी नीचे जाती है, लेकिन क्यों जाती है ये हमें पता नहीं है। महंगाई बढ़ती है, हम अपने बजट बना लेते हैं महंगाई के हिसाब से, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है इसके बारे में हम सवाल नहीं पूछते। तो हमें सवाल पूछने चाहिए, नेताओं से भी सवाल पूछने चाहिए, खुद से भी सवाल पूछने चाहिए। और एक और चीज़
आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर करिए जिन जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता। एंड आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो या फिर मैंने कोई चीज़ आपको लगता है कि बताना भूल गया हूँ इस वीडियो में, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। अब जाने से पहले एक और चीज़, अगर आप फाइनेंस की नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, कैसे एक अमीर सोचता है, कैसे गरीब सोचता है, इसके बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं, अमीर और गरीब के माइंडसेट के पीछे का डिफरेंस जानना चाहते हैं, अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को रेकमेंड करूँगा रिच डैड पुअर डैड, जो फ़िलहाल अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और उसके ऊपर 39% का ऑफ़ चल रहा है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उसे ख़रीदते हैं, आपको 39% का ऑफ़ मिलेगा। इस किताब में आपको बहुत सारी अमेजिंग नॉलेज मिलेगी। ऑलरेडी आपने शायद इस किताब के बारे में बहुत सुना होगा इंटरनेट पे, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस बुक टू यू। एंड आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, फेसबुक पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, लिंक्डइन पर मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मेरे ब्लॉग विस्टोरिया हब, जहाँ पर मैं डेली बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, हिस्ट्री, डार्क फैक्ट्स के बारे में अमेजिंग ब्लॉग्स अपलोड करता हूँ। आप लोग वहाँ पर जाकर मेरे ब्लॉग्स को विज़िट कर सकते हो। और साथ ही साथ TCS में जो ये कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, कैसे हमारे देश में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में लड़ाइयाँ कराई जाती हैं पॉलिटिशियंस के द्वारा, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और साथ ही साथ लेंसकार्ट किस तरीके से एक एंटी हिंदू कंपनी की तरह अपनी पॉलिसीज़ को चला रहा है, और किस तरीके से हिजाब और पगड़ी तो उनके यहाँ पर अलाउड है, लेकिन उन्होंने तिलक और बिंदी को क्यों बैन किया हुआ है, क्या ये सच में एक कोइंसिडेंट था या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जाकर वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।